हेलो एवरीवन। अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे थे केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी तक उसमें हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, बैलेंसिंग देखी थी रिएक्शन की, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये सब देखा था। रिएक्शन हमने दो ऐसी भी देखी थी जो बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, इनकी डेफिनेशन वगैरह, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में। अब हमने कहा था इस चैप्टर में मेन पार्ट जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो टाइप ऑफ जो रिएक्शन है वो लोग रटते हैं, उसकी डेफिनेशन रटते हैं, लेकिन मेरा कहना तरीका एक है। चारों के नाम अगर हम सीक्वेंस से लिखें अभी और उनके नाम से ही हम सब कुछ समझें तो अभी चारों सारी डेफिनेशन, एग्जांपल, हर चीज क्लियर हो सकता है। तो देखो सबसे पहले अब क्या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, तो टाइप में देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस। पहला है केस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब इन चारों में क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए, इन चारों के क्लियर कट एग्जांपल्स पता होना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर रिएक्शन पूछ दी जाए, किसी का टाइप एग्जांपल दे दिया जाए और पूछा जाए किसका एग्जांपल है, तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर सको। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले इनके ये जो चार टर्म लिखे इनके बारे में ढंग से समझ लो। ये इंग्लिश मीनिंग को अगर समझ लो तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम कॉम्बिनेशन वर्ड को समझ लें तो हमें ये रिएक्शन होता क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, कॉम्बिनेशन वर्ड आया है कंबाइन से। कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ना या ऐड हो जाना। जब दो लोग कंबाइन हो जाते हैं तो क्या होता है, दो लोग साथ साथ आ गए तो कहा हमें ये कंबाइन हो गए। तो यानी कि जब दो रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए, केमिस्ट्री में इसको अप्लाई करें, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कंबाइन हमने क्या बताया, ये वर्ड जो आया किससे आया, कंबाइन से। तो यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो लिखा जाए व्हेन टू, दो या दो से ज्यादा, तो व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो गए और प्रोडक्ट कितना बना, एक, तो ये क्या हुआ, रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका प्रोटोकॉल यानी कि सिंबल जो है वो सिंपल, वो क्या होगा, ए प्लस बी। ये दो लोग मिल गए और इन्होंने बनाया सी। ठीक, एग्जाम्पल देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या किया, CO2 के साथ रिएक्शन हुई, बन गया CO2, वो CO2 गए CaCO3। तो ये क्या हुआ, इनको CO2 और CaO में रिएक्शन हुई, बन गया CaCO3। अब देखो ये कंबाइन हुए, दो लोग अलग अलग थे लेकिन दोनों लोग मिल गए, एक प्रोडक्ट बन गया CaCO3। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगला एग्जांपल आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि ये वर्ड किससे आया है, डिकम्पोज से। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, अब इसको समझे। डिकम्पोज मतलब होता है टूटना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए थे। अब क्या होगा, डिकम्पोज होगा मतलब टूट जाएगा, यानी कि टूटना, यानी कि एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिखेंगे व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, एक अकेला रिएक्टेंट, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा,
वेन एक सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक हो जाए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो यही रिएक्शन क्या कहलाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि इसका एग्जांपल क्या होगा? ए ब्रेक हो जाए किसमें? बी प्लस सी में, तो ये क्या हो गया? एग्जांपल हो गया किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोज मतलब हुआ टूटा, तो देखो एक टूट गया और दो नई चीजें बन गई। इसके अगर एग्जांपल हमने क्लासिक हमने दिया CaCO3, इसको क्या कर दिया हमने? हीट कर दिया। हीट का सिंबल होता है एरो के ऊपर हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया? हीट कर दिया, तो ये टूट गया CaO प्लस CO2। अब हमने वही रिएक्शन उल्टी हुई है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट क्या हो गई? हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या हुआ? एक सिंगल रिएक्टेंट था, इसको हीट किया तो दो प्रोडक्ट बने, और अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो यही आ रहा है। तो यानी कि देखो एक चीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक चीज इनमें दो वर्ड्स और आते हैं, तो उसको भी हम एक वर्ड तो एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक और एक्सप्लेन करेंगे। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो टाइप से होती है, यानी कि ये किस कैटेगरी से होती है? अगर हम एग्जांपल बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो तरह से होती है। एक होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है विद द हेल्प ऑफ हीट। यानी कि ये रिएक्शन दो तरह से होती है, यानी कि हीट की मदद से या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। हीट की मदद से या फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट की मदद से होती तो ये क्या कहलाती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती तो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो इन दोनों की डेफिनेशन क्या होगा? दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स बाय द हेल्प ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या है? ये रहा CaCO3, देखो ये हम हीट कर रहे हैं, टूट गया CaO प्लस CO2 में, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ? देखो इलेक्ट्रो मतलब ही हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब ही होता है टूटना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्प्लिटिंग। तो यानी कि ये क्या होगा? स्प्लिटिंग। यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब भी लिख लो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यानी द डिकम्पोजिशन ऑफ एनी रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसका एग्जांपल देखना, तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एग्जांपल क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो लिख दे एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यानी कि क्या किया जाएगा? पानी को तोड़ा जाएगा। अब पानी को कैसे तोड़ा जाएगा? H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? इसमें दो चीजें, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो अब हाइड्रोजन टूटेगा तो H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन हमेशा O के फॉर्म में नहीं पाया जाता। किस फॉर्म में पाया जाता? O2 के फॉर्म में। तो H2 प्लस O2। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहां कितने हाइड्रोजन? दो, यहां दो, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां कितने? प्रोडक्ट साइड में दो, यहां पे एक, तो यानी क्या करेंगे? दो से मल्टीप्लाई। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन फिर इम्बैलेंस हो गए। अब इनको बैलेंस करना है तो 2 2 4 हाइड्रोजन, तो यहां पे भी कितने होने चाहिए? 4। तो यानी क्या करेंगे? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया? इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो ये किसकी रिएक्शन? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन क्लियर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट इनको समझना है। ये एग्जांपल इसका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब देखो डिस्प्लेसमेंट समझना है, डबल डिस्प्लेसमेंट समझना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। पहले देखो क्लास में सबके साथ होता है, जो लोग ज्यादा बातें करते हैं टीचर उनके साथ क्या करते हैं? जगह बदल देते हैं आपस में। कहते हैं तुम उठो यहां से, तुम उसकी जगह बैठो, दो लोगों को आपस में जगह बदल देते हैं। यही क्या कहलाता है? डिस्प्लेस कर दिया। एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह वाला आ गया, तो ये अब डिस्प्लेस कहलाता है। अब केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है। क्या होता है कि जब एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले ले और दूसरा अलग हो जाए, तो इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब ऐसा दो लोगों के साथ हो रहा हो, मतलब क्या हो कि दो लोग एक साथ सीट बदल ले, तो वो क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक एलिमेंट अगर बदल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, और दो लोग एक साथ बदल रहे तो डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो इसका रिएक्शन और इसके एग्जांपल, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो। यानी क्या है? व्हेन जब कोई एक रिएक्टेंट जगह बदले, तो व्हेन वन रिएक्टेंट displace another reactant
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब एक चीज, अब एक तरह से ये सोचो, जो डिस्प्लेस कर रहा है, अगर कोई जबरदस्ती डिस्प्लेस करे तो क्या होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वही तो कम ताकतवर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें क्या होगा, व्हेन वन मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा किसको, अनदर लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट को। अब ये रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है, इसके लिए क्या होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो कि 3rd चैप्टर में आती है, ठीक। तो अब उससे आधार पे होता है। देखो अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल फेमस क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं और आयरन लेते हैं। आयरन, ये एक्सपेरिमेंट है सिलेबस में, अभी बता रहे है क्या। यानी क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं या एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। जब हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन फीड करते हैं। इसको इससे अच्छा कि मार्कर ब्लू ही यूज करें। तो क्या होता है कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। ये क्या हुआ, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया। अब जब ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन नेल्स मतलब लोहे की कील, तो वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। हमने कीले डाल दी। अब देखो, अब इसमें मेटल कौन सा हो गया, एक आयरन हो गया और एक कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, आयरन और कॉपर सल्फेट। अब दोनों में क्या होता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, कम रिएक्टिव वाले कहेगा बाहर निकलो, तो बाहर निकाल देगा और ये खुद जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यानी कि रिएक्शन क्या बनेगी, फिर FeSO4 बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। तो देखो ये थी स्टार्टिंग की पोजीशन। तो अब थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम होगा क्या, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद टेस्ट ट्यूब के साथ क्या होगा, ये थी जनरल पहले स्टार्टिंग की। अब थोड़ी देर बाद इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, तो एक हम दूसरी टेस्ट ट्यूब बनाते तब पता चलेगा। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब बनाई। अब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कैसा होने लगेगा, ग्रीन कलर में होने लगेगा, ग्रीन होने लगेगा। और यहां पे क्या होगा कि कुछ कॉपर जो है, यहां पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ये सोल्यूशन ग्रीन होने लगेगा। और आयरन की नेल्स जो है वो कैसी होने लगेंगी, डिजोल्व होने लगेंगे, ऐसे हल्की, मतलब क्या होगी, डिजोल्व सी होने लगेंगी। देखो अब ग्रीन क्यों हो गया, क्योंकि ग्रीन सॉल्यूशन होता है आयरन सल्फेट का, किसका, FeSO4 का। अब देखो यही बन रहा था, FeSO4 बन गया, कॉपर अलग हो गया, यानी कि ये रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन कौन सी हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो अब ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है अभी तक। देखो कॉम्बिनेशन जब लोग कंबाइन हो जाए तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। डिकम्पोजिशन, जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाए तो ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो वो क्या कहलाता था, डिकम्पोजिशन। ये दो टाइप से होती थी, एक कहलाता है हीट के कारण जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाई, और एक होता था इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो क्या कहलाई, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाई। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने बताया जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस। अब आता है अगला डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार इसमें अगर नोट करना तुम साइड हो जा रहे, ये पूरा अगर किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो। इसके बाद क्लियर करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बात करें, ये इरेज कर दे रहा है। देखो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जब दो लोग एक साथ जगह बदले, तो यानी कि व्हेन टू एलिमेंट्स या व्हेन टू एलिमेंट्स और एटम्स, व्हेन टू एलिमेंट्स एक्सचेंज देयर पोजीशन, exchange their position simultaneously, एक साथ, simultaneously, this is called double displacement reaction. This is called double
दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यानी कि ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हम देखें तो सबसे एग्जांपल हम उठाते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड और हमने लिया पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की हमने क्या कराई, रिएक्शन कराई। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2 और हमने क्या लिया था पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। अब दोनों की हमने क्या कराई, रिएक्शन। अब रिएक्शन कराने पे क्या होगा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, दो लोग अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो देखो अब दो लोग कैसे करेंगे, Ba आ जाएगा यहां पे और K2 चला जाएगा यहां पे, यानी कि दोनों ने, लेकिन अब दोनों का फॉर्मूला बनाएंगे, ये नहीं कि ऐसे ही हम लिख देंगे। देखो Ba पे चार्ज होता है +2 और यहाँ पे Ba के पास क्या आएगा, SO4 आएगा। तो SO4 के पास चार्ज कितना होता है, -2। तो आप देखो क्रिस क्रॉस कराते हैं, Ba2SO4 का होल ट्वाइस, 2 से 2 कट गया तो क्या बना, BaSO4। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बना, BaSO4। दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे, K किसके पास जा रहा है, Cl के पास। तो देखो K प्लस और Cl माइनस, तो क्रिस क्रॉस कराएंगे, ये +1 -1 होता है, तो +1 -1। अब इनका क्रिस क्रॉस कराएंगे तो K के पास भी 1 आएगा तो K, और Cl के पास भी 1 आएगा तो KCl बन जाएगा ये। तो अब प्लस क्या हुआ, KCl। अब रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस। तो Ba कितना है यहाँ पे 1, Ba 1। अगला देखो Cl2, यहाँ पे Cl कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितना 1, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2K हो गए और 2K, तो K2SO4। रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से ये होती है चारों रिएक्शन के टाइप। अब इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मेन इनको पहचानने का अब हम बताते हैं। अगर रिएक्शन पूछ दिया है कौन सी क्या है और इनको पहचानना हो तो इसके लिए तरीका क्या है। देखो चारों रिएक्शन की भी हमने डेफिनेशन देखी, सब कुछ देख लिया। अब हमें देखना क्या है, एक बार सिंपली जो है एग्जाम से पूछा जाता है, एग्जाम्स में क्या आता है, अगर MCQ वगैरह पूछ दिया जाए, कोई एक रिएक्शन दे दी जाए और कहा जाए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का टाइप पहचानो। तो मेन 4 टाइप की रिएक्शन है, हमें पहचानना है कौन सी क्या रिएक्शन है। तो आप देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि जब लोग कंबाइन हो रहे हो, यानी कि रिएक्टेंट कितने हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, प्रोडक्ट कितना हो 1 सिंगल। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही था, 2 लोग कंबाइन हुए, प्रोडक्ट मिल गया सिंगल, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। अगला आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब टूटना, यानी कि एक रिएक्टेंट टूटेगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक। तो यानी कि क्या था, A गिव्स आउट B + C। अभी देखा था कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता था, वो क्या हो रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 में टूट जा रहा था। ये था डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमने क्या कहा, किसी की जगह किसी से बदल देना, तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा कि जब एक रिएक्टेंट बदले जगह दूसरे के साथ, और जब 2 आपस में बदल ले तो क्या आ जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों के एग्जांपल देखो, इसका हमने बताया ये एक्टिविटी सिलेबस में है, ये वाली रिएक्शन तो मस्ट है, याद भी होनी चाहिए। तो जब क्या है, आयरन हमने लिया, आयरन की नेल्स हमने ली और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करी, तो क्या हुआ, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन गया और कॉपर बन गया। कॉपर मतलब अलग हो गया, रिलीज आउट, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आती हैं जनरली इसमें, मतलब इसमें क्या होता है, जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अब जैसे कोई चीज क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाना, यानी कि कोई रिएक्शन ऐसी हुई जिसमें नीचे जाके कुछ सेटल डाउन हो गया, तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो नीचे बैठता है वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। तो अब ये इतना है नहीं, लेकिन जानना हमने बता दिया। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, अब बता दिया। अब उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का हमने एग्जांपल दिया, जब 2 लोग पोजीशन अपनी आपस में बदल लें तो वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक था मेन रिएक्शंस के टाइप पहचानने के तरीके, और ये सब इसकी डेफिनेशन सब क्लियर हो गया अच्छे से। अब आता है टॉपिक अगला, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यू करना है। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या किया जाए, पहले रिडॉक्स वर्ड समझा जाए, रिडॉक्स है क्या, आता है रिडॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ये बहुत टॉपिक थोड़ा डिस्टर्ब करता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल, मतलब रिवीजन ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल इसको हम लेंगे, ठीक है। तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले तो ये इरेज कर ले, किसी कुछ नोट करना हो तो इतने में एक बार देख लो, नोट कर लो। अब कंटिन्यू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। देखो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले रिडॉक्स वर्ड समझते हैं, क्या है, आया कैसे, क्या है इसका। रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन तो सिंपली समझ भी चुके हो। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स वर्ड देखो कैसे बना है। रिडॉक्स में 2 चीजें हैं, इसको अलग किया जाए तो एक आता है रेड और एक आता है ऑक्स। रेड का वर्ड किससे आया, ये आया रिडक्शन से, ऑक्स मतलब आया है ऑक्सीडेशन।
तो यानी कि एक तरह से देखो रिडक्शन में, वो रिडॉक्स रिएक्शन में दो वर्ड्स छिपे हुए हैं, एक क्या है रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। तो अब रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ये तो अभी डिटेल पढ़ेंगे। अब देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलके बनाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी रिडॉक्स रिएक्शन की, यानी कि द रिएक्शंस which consist of both reduction and oxidation both are called redox reaction. यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, वो रिएक्शन कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, वो लाती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब वर्ड आते हैं रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आता है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ये सब चीजें पहचानने को आती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्लियर हो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो अब हम दो नए टर्म की तरफ पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो अब कंटिन्यू करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। सबसे पहले इनके डेफिनेशन समझते हैं, पहले इनके क्या करें, इनके क्लियर कट डिफरेंस देख लो। वो क्लियर कट डिफरेंस अगर समझ लोगे तो डेफिनेशन आसान हो जाएगी। तो अब डिफरेंस समझता है तो सबसे पहले टेबल फॉर्म में हम करें, स्टडी कंपैरिजन करें तो आसान होगा। तो देखो एक तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन और एक तरफ लिखते हैं रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन वर्ड देखो ऑक्सीजन से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन कुछ कुछ मिलता जुलता। तो यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपली एडिशन किसका, ऑक्सीजन का। यानी कि अगर ऑक्सीजन कहीं पे ऐड हो रही किसी एक एलिमेंट में तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी पहला पॉइंट क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो एक ऑक्सीजन का अपोजिट पाया जाता है हाइड्रोजन, इस चीज में रिडॉक्स में। अगर यहां पे एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का तो वहां पे किसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगला पॉइंट देखो, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुई है तो अब निकलना क्या चाहिए, ऑक्सीजन के अपोजिट इसमें क्या पाया जाता मिलता है, हाइड्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही तो रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पे रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन के अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो हाँ ऑक्सीजन। तो आप पहले इन दो चीजों को क्लियर करो। ऑक्सीडेशन में ऐड होगी ऑक्सीजन, निकलेगी हाइड्रोजन। रिडक्शन में ऐड होगी हाइड्रोजन, निकलेगी ऑक्सीजन। ये थी एक चीज। अब एग्जांपल इसका अभी तक देख ले, इन दो चीजों को क्लियर कर ले। अगर हम कहा जाए जिंक में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और मिल गया क्या हमें, जिंक ऑक्साइड, इसको बैलेंस कर दो तो Zn इस रिएक्शन बैलेंस कर दिया। अब देखो जिंक में ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। वहीं पे अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, जैसे कि हमने कहा सोडियम, सोडियम में ऐड हो गई हाइड्रोजन, तो अब क्या होगा, NaH बन गया। ठीक, NaH सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बन गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्राइड हो गया, तो इसमें क्या हो गया, सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक डेफिनेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी हमने बेसिक चीज देखी। इसमें क्या लिखा, यानी कि एडिशन जब हो जाए ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन कहलाया, लॉस हो गया वहीं पे अगर हाइड्रोजन का तो क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। और वहीं पे अगर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का और रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का तो कहलाया था रिडक्शन।
अब इसकी एक डेफिनेशन और देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। इलेक्ट्रॉन हमने देखा क्या होता है, एटम के अंदर तीन चीजें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में एक और डेफिनेशन होती है। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। अब एक डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, यही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और वहीं पे रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब आप लोगों ने देखा होगा क्या होगा कि कुछ जगह आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लिखा होता है Cu+2 Zn+2 Na+1, ये चीजें आती कैसे हैं, तो इनको समझना है। तो इसके लिए हम कुछ चीजें देखते हैं। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा। जैसे कि सोडियम है, सोडियम से क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो क्या होगा Na++E-। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। अब देखो चार्ज हमेशा बैलेंस रहना चाहता है, चार्ज हमेशा जीरो यानी कि न्यूट्रल की तरफ रहना चाहिए। यहाँ पे चार्ज कोई है नहीं है, जीरो। तो देखो जब यहाँ पे प्लस है, यहाँ कुछ लिखा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, +1। ठीक, तो ये +1 होगा। अब +1 में अगर हम एक माइनस ऐड कर देंगे तो +1, और ये -1 है, इलेक्ट्रॉन एक है ना, तो -1 +1 -1 क्या जाएगा, कट हो जाएगा, चार्ज कितना हो गया, जीरो। और यहाँ पे भी कितना था, जीरो, यानी कि चार्ज बैलेंस है। अगला एग्जाम्पल हमने लिया कॉपर। कॉपर से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो Cu+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो चार्ज बैलेंस है, 2 प्लस के और 2 माइनस के, तो बैलेंस है। तो यानी कि क्या हुआ, देखो ये अब बने Na+1 Cu+2। तो ये चीजें क्या कहलाती, इलेक्ट्रॉन का देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या लिख सकते हैं, जब ये चीजें जो नंबर होते हैं ये कहलाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो ये क्या हो जाता है, ये सिंबल है इंक्रीजेस का, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब वहीं पे देखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या करेगा, एलिमेंट गेन करेगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इधर साइड हम इलेक्ट्रॉन लिखें। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक प्लस मतलब न्यूट्रल है, अगर वो माइनस को गेन कर लेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, Cl-। ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या हो जाएगा, O2-। नाइट्रोजन ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये क्या हो जाएगा, N3-। ये 3 चीजें, यानी कि आप देखो चार्ज यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी 3 हो रहे थे माइनस के, यहाँ पे भी क्या है, 3 है माइनस के। तो ये चीज थी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर जब कहीं नहीं लिखा तो जीरो, जीरो से क्या हो रहा था, माइनस में, यानी कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर, शायद वाले सिंबल नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, यानी कि जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कैसे हुआ, यहां पे 0 है और यहां पे कितना हो जाएगा, ये माइनस, तो ये -1, यहां पे कितना है 0, यहां पे कितना है -2, यहां पे कितना है 0 -3। अब देखो 0 से माइनस में जा रहे तो नंबर घट रहा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। यहां पे क्या था, यहां पे भी अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम समझना है तो देखो यहां पे कितना है 0 और यहां पे कितना है +1, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 0 से। अब ये भी कितना था 0, 0 से +2, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये बराबर इंक्रीज हुआ, तो इसीलिए लिखा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। तो ये थी इनकी बेसिक डेफिनेशन। अब एक बार इसको पूरा समराइज कर लें तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये तो होते कंट्रास्टिंग, मतलब एक दूसरे के उल्टे। अब देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, अब तुम सोचो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कोई अगर कर्ज दे रहा है तो उसके ऊपर जो कर्ज दे रहा है वो कैसा फील करेगा, पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज आता है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, वहीं का गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कोई कर्ज ले रहा है तो वो एक तरह से उसके ऊपर क्या हो रहा है, घाटा, मतलब वो माइनस में जा रहा है ना, तो माइनस चीजें बनती है और क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो ये था पूरा एक तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इनके ऊपर रिएक्शन कैसे पहचानी जाती है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक तरीका होगा कि जिनसे ऑक्सीजन जिनमें ऐड हो रही हो तो कहेंगे उनका ऑक्सीडेशन हो गया, जिनमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है उनमें कहेंगे रिडक्शन हो गया। अब कहेंगे जिनसे ऑक्सीजन निकल रही हो उनका क्या हो गया, रिडक्शन, और जिनमें हाइड्रोजन निकल रही हो उनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल डील करते हैं, तो एग्जाम्पल डील करेंगे और जब तक इसको जो नोट करना हो ये नोट कर लो एक बार, और उठाते हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए।
एक एग्जांपल ले ले, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। अब कह रहा है इस रिएक्शन में पहचानना है ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिलीज होना, और वहीं पे रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे नहीं है, लेकिन इधर साइड देखो इसी कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या हो गई है, ऐड हो गई, H2 था, H2 से H2O हो गया, और यहां से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो ये रिलीज हुई है, जब रिलीज हो गई तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और वहीं पे इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब दो टर्म और आते हैं, कुछ के सिलेबस में है, जैसे यूपी बोर्ड में है, सीबीएसई में नहीं, तो लेकिन हम क्लियर कर दे रहे। एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखो इन वर्ड्स को समझने के लिए पहले हम एजेंट वर्ड समझते क्या होता है। एजेंट क्या होता है, जो एक तरह से दूसरों का काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे। बस ये टर्म दिमाग में क्लियर रखना है। एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का काम करे, जैसे का क्लींजिंग एजेंट यानी कि क्लीनिंग करने वाला एजेंट। ठीक, तो अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी डेफिनेशन, विच ऑक्सीडाइज एनी मॉलिक्यूल या एनी रिएक्टेंट, जो क्या करे, एक किसी रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा हो। और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विच रिड्यूस एनी रिएक्टेंट, यानी कि जो किसी एक रिएक्टेंट को क्या करता है, रिड्यूस। देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन कर रहा है, और दूसरे को क्या किया इसने, ऑक्सीडाइज कर रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरों को एक तरह से क्या कर रहा होगा, रिड्यूस, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। इसने क्या किया, ऑक्सीजन अपनी निकाल दी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, कह रहा है कि मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वहीं पे इसका खुद का क्या हो रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है, इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अब ये है बिहेव क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ये दूसरे का क्या करा रहा है, रिडक्शन। तो देखो एक चीज क्लियर कर दे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का रिडक्शन कराए और खुद उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन इसी का हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे अपोजिट आता है, तो इस चीज को क्लियर कट एक बार दोबारा समझा दे रहे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका क्या हो रहा होगा, खुद का रिडक्शन हो रहा होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो सिंपली देखो यहाँ ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा होगा वही क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब वहीं पर दूसरा वर्ड देखो, कॉपर ऑक्साइड, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, एजेंट क्या होता है, क्लियर कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये टर्म थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब इसको डिस्टर्ब करने वाले, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब लास्ट टू डेफिनेशंस बची हैं, एक आती कोरोजन, एक आती रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, सबसे फेमस एग्जांपल इसका अगर हम कहें, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको पहले रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है खुद सब लोग समझते हैं, लेकिन इससे पहले कोरोजन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखो कोरोजन है क्या, जब कोई भी मेटल क्या हो जाए, थोड़ा सा खराब होने लगे, एयर की प्रेजेंस में क्या हो कि थोड़ा सा खराब होने लगे, तो उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या होती है, याद होनी चाहिए। तो कोरोजन की डेफिनेशन पहले तो, व्हेन एनी मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, व्हेन एनी मेटल ईटन अप, खराब हो जाए, ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन, इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल बताते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे। सबसे पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना आयरन का।
रस्ट किस कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन। तो यानी कि पहला एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे फेमस एग्जांपल। ठीक, दूसरा आप लोगों ने देखा हो जो कॉपर यानी कि तांबे के जो बर्तन घर में होते हैं या फिर तांबा अगर बहुत टाइम तक रखा रहे वो ग्रीनिश कलर का होने लगता है, तो यानी कि ग्रीनिश ऑफ कॉपर, इसका क्या हो जाएगा, वो भी क्या है, कोरोजन। तो अगला एग्जांपल ग्रीनिश ऑफ कॉपर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, घर में सिल्वर वगैरह रखे रहे, सिल्वर यानी चांदी वगैरह रखे रहे, तो चांदी वगैरह के देखा होगा ग्लास वगैरह या मतलब कुछ रखे हो, सिक्के वगैरह घर में कॉइन्स वगैरह रखे हो, तो क्या होता है कुछ समय बाद काले पड़ने लगते हैं, ये भी क्या है, कोरोजन, यानी कि ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर। ये तीन फेमस एग्जांपल है किसके, कोरोजन के। तो अगर कोरोजन की डेफिनेशन, कोरोजन का एग्जांपल। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, क्यों हो जाता है भाई, आप लोगों ने घर में देखा होगा अगर कोई लोहा वगैरह आयरन वगैरह की कोई चादर वगैरह हो, कोई पीस हो, अगर वो क्या हो बहुत टाइम तक खुले में पड़ा रहे तो उसमें क्या होने लगता है, ब्राउनिश कलर का होने लगता है, यानी कि वो रस्ट पकड़ने लगता है, और रस्ट के कारण क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। देखा हो अगर लोहे की चादर वगैरह हो उसमें जंग लग जाए तो उसके बाद वो क्या होता है कि झड़ने लगती है, तो वो क्या है, रस्ट, यानी कि रस्ट कमजोर हो जाती है। अब ये लगती कैसे, तो इसके लिए एक इक्वेशन याद रखना अगर आ जाए तो इसमें कभी भी क्या हो कि अगर कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में पूछ दी जाए तो उसका अगर हमेशा रिएक्शन लिख दो एग्जांपल के तौर पे, तो हमेशा तुम्हारे लिए बोनस रहता है। तो देखो आयरन प्लस, ये रिएक्शन किससे हुई, मॉइस्चर से होती है, तो आयरन प्लस मॉइस्चर, और बनता क्या है, रस्ट बन जाता है। तो ये होती है इसकी बेसिक डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4.XH2, तो ये रस्ट का फॉर्मूला भी होता है, वो छोड़ो बिना इतने लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये था रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसको बचाने के लिए, कोरोजन से मेटल को बचाने के लिए, और मेनली क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन बचाने के लिए हम कुछ चीजें कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, ये पॉइंट याद होने चाहिए, कम से कम 2-3 तो याद होने चाहिए। यानी कि हम कोई भी एलिमेंट को कोरोजन से कैसे बचाएं। तो पहला एग्जांपल आता है गैल्वेनाइजेशन, ये डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, जब हम आयरन के ऊपर, यानी कि कोई आयरन की शीट है उसके ऊपर हमने क्या किया, जिंक की कोटिंग कर दी, तो वो ये प्रोसेस कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन एनी मेटल, कोई भी मेटल के ऊपर कर दें, ऑन एनी मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक, अब इसका जैसे क्या किया, ये क्या था, कोई मेटल था, जैसे हमने कह दिया आयरन, आयरन के ऊपर हमने क्या किया, हमने कोटिंग कर दी। अब कोटिंग कर देंगे तो हमने क्या किया, कोई बिल्कुल पतली सी हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, कोटिंग कर दी। तो ये किसकी हमने कोटिंग कर दी, जिंक की, तो ये क्या हो गया, गैल्वेनाइजेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बाई पेंटिंग, क्या कर देते हैं, आयरन वगैरह को देखा हो घर में हम लोग पेंट कर देते हैं, तो पेंटिंग से नहीं होता। तीसरा क्या है, बाई ग्रीसिंग, क्या कर देते हैं, ग्रीस वगैरह लगा देना, जिससे कि क्या है, एयर मॉइस्चर अंदर तक पहुंच ही ना पाए। तो ये 3-4 है, बाई ऑयलिंग भी है। तो ये तरीके होते हैं फेमस, एक होता है एनॉइडिंग वगैरह, वो सब इतने है नहीं, तो लेकिन ये मेन 3 तो याद रखो ही, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ग्रीसिंग। तो ये तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को बचा सकते हैं। ठीक, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत आता है 3rd चैप्टर में, लेकिन इतना ही आता है मेनली कोरोजन वाला पार्ट। अब लास्ट हेडिंग आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, तो देखो रेंसिडिटी क्या है, आप लोग इसका एग्जांपल हम देते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं जो बरसात वगैरह के मौसम में खाएं, तो क्या कहते हैं, हल्के मतलब टेस्टलेस हो जाते हैं, कहते हैं हल्के सीले सीले से या सीमे सीमे से हो गए, तो यही चीज कहलाती है रेंसिडिटी, यानी कि एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि एयर के प्रेजेंस में खराब हुए ना, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो क्या रेंसिडिटी है क्या, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन यानी कि एयर के प्रेजेंस में उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ऑफ फैटी एसिड्स और फैटी थिंग्स आर कॉल्ड, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ऐसे लिख लो, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। इसके अब ये चीज समझ में आ गई, रेंसिडिटी है, ये चीज समझ में आ गई, ये सबने फील किया होगा, बिस्किट वगैरह का स्वाद चेंज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं, चिप्स का स्वाद चेंज हो जाता है, तो ये क्या है, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को बचाया कैसे जाए, इसके कुछ तरीके हैं। पहला क्या है कि हम फूड को
एयर टाइट कंटेनर में रखे। तो फूड शुड बी केप्ट इन, शुड बी, ये क्या होगा, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। ये भी थोड़े बहुत 3-4 स्टेप कम से कम याद होने चाहिए। तो फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, जिसमें अंदर एयर जाए ना, एयर टाइट कंटेनर। दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेटर में रखो। तो फूड शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रख दो, यानी कि रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज में रख दिया। तीसरा क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं, जो चिप्स हम लोग खाते हैं, उसमें देखा हो जो फूला रहता है, उसमें एक अंदर गैस भरी होती है, वो गैस कौन सी होती है, ये चीज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि हम लोग चिप्स वगैरह जो खाते हैं उसमें गैस भरी होती है, वो गैस होती कौन सी है। तो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों होती है, क्योंकि वो सबसे कम रिएक्टिव है। सोचो एटमॉस्फेयर में लोग 78% नाइट्रोजन है और वो रिएक्ट करती नहीं, सबसे कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव गैस है, इसीलिए उसको फिल किया जाता है। तो यानी कि यूज ऑफ नाइट्रोजन, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट या फिर ईटेबल्स, खाने वाली चीजों में। ठीक, तो ये 3 मुख्य पॉइंट थे जो याद होने चाहिए कि एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया और नाइट्रोजन गैस वगैरह फिल कर दी। तो ये था मोटा मोटा पूरा चैप्टर जो अब तक पूरा रिवाइज करा दिया। फर्स्ट चैप्टर में इतनी चीजें थी जो पूरी सॉल्व करा, एक एक चीज रिवाइज करा दी। अब उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर में। अब सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उससे पहले क्या करिए, फर्स्ट चैप्टर एक बार हो सके तो दोबारा देख डालिए। यही इतना अब कहा जाए 1-1.5 घंटे में लगभग पूरा फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को रिवीजन मिल रहा है विद एक एक लाइन, मतलब एक एक लाइन, एक एक डेफिनेशन सब लिखी हुई, एक एक चीज। तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, अपना अच्छे से चैप्टर तैयार कर लीजिए। सो अब ये चैप्टर यहीं तक है। बाद बाकी अब इसके क्वेश्चन वगैरह खुद से लगाइए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।